आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। संतोष पाठक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को नमस्कार। और शिव जी, आज आप शुरुआत कीजिए, कौन सा बड़ा मुद्दा हम अपने दर्शकों के सामने लेकर आए हैं? आज एक इतना बड़ा मुद्दा है जिस पर पूरे देश में हलचल मची हुई है, जिसको लेकर राहुल गांधी बिहार में मौजूद हैं, जिसको लेकर अखिलेश यादव कल से चीख रहे हैं। ममता बनर्जी 15 दिन से रोने की स्थिति में, और उसी मुद्दे पर रेवंत रेड्डी से नायडू की दोस्ती बढ़ती चली जा रही। अब ज्यादा सस्पेंस में नहीं रखना चाहिए, दर्शकों को सीधे मुद्दे पर लाना चाहिए कि चुनाव आयोग प्रेस वार्ता कर चुका है, किसी भी पत्रकार का तथ्यात्मक जवाब नहीं दे पा रहा। कई लोगों के बहुत सटीक जवाब थे, सवाल थे, और सवालों का जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया, गोल गोल घुमाया। पहली बार तो मुझे ये देखने को मिला, हालांकि संतोष सर तो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए होंगे, कि 5-5 पत्रकारों के इकट्ठे जवाब करना, सवाल करना, लेना, और फिर 5 के जवाब। क्या मान सकते हैं कि 5 के जवाब एक जैसे होंगे या 5 के सवाल एक जैसे होंगे? सबको गोलमाल कर दो, क्योंकि जवाब नहीं होता है तब फिर हम कहते हैं भाई पूछ लो 4-5 लोगों से, फिर हम इकट्ठा जवाब दे देंगे। आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास, कहावत सुनी आपने? आए थे अपनी सफाई देने, अपने ही मुंह पर काली कुलीचली उड़ेल ली पूरी। प्रांजक वहां से हम शुरू करते हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर क्या ऐसा हुआ जो सुप्रीम कोर्ट के कहने से आपको दे रहे हो 65 लाख वोटरों की लिस्ट, पहले आपने क्यों नहीं दी जब राजनीतिक दल मांगते रहे? और मुझे यह भी बताया जाए कि जो 40 लाख वोटर बड़े महाराष्ट्र में, वो 18 साल के ही क्यों थे, और उन वोटरों ने 5 बजे के बाद ही मतदान क्यों किया? जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा चलिए अगला 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 आ गया। बीच में फिर एक ने सवाल दाग दिया, पत्रकार साथी ने, कि जो 18,000 एफिडेविट अखिलेश यादव ने जमा किए, उस पर आप क्या बोलेंगे? यहां भी नहीं मामला बोला, फिर आगे बढ़ चले। फिर अगला सवाल था आज तक के संजय शर्मा का, कि साहब ये बता दीजिए आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों, उधर राहुल गांधी रैली पर और इधर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस? कई लोगों ने यह भी सवाल किया कि राहुल गांधी को नोटिस, एफिडेविट दो, अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि मेरी एक ऐसी संस्था है, मेरे यहां पक्ष और विपक्ष सब एक है, लेकिन हम किसे नोटिस देंगे? उन्होंने यह भी कह दिया कि राहुल गांधी 7 दिन में अपना जवाब दें, अन्यथा माफी मांग लें। कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे? कार्यवाही कर क्यों नहीं रहे? तो संतोष सर, क्या है लब्बो लुआब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? देखिए सर जी, आज की इस स्टोरी की शुरुआत मैं एक चीज से करना चाहूंगा। जो कहते हैं कि दिल से जुड़ा मुद्दा होता है, मैं अपने दिल की बात भी दर्शकों के सामने शेयर करता हूं। आज फिर मेरा यकीन पुख्ता हो गया कि पत्रकारिता इस देश में बची हुई, और पत्रकारिता जो बचा रखी है, जो फुट सोल्जर्स है, जो ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, उन जैसे लोगों ने पत्रकारिता को बचा के रखा है। तमाम सवाल जो आपने सुने होंगे, 90% से ज्यादा सवाल जो थे वो सवाल थे जिनका जवाब इस देश की जनता जानना चाहती है। आपने जिक्र किया आज तक के संजय शर्मा जी, चुनाव आयोग भी कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कवर करते हैं, धार्मिक मामलों पर भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, शब्दों के जादूगर है, बाजीगर है। उन्होंने सीधा सवाल पूछा। आईएनएस से अखिलेश राय ने सीधा सवाल पूछा, नेटवर्क 18 से नीरज ने सीधा सवाल पूछा, इंडिया न्यूज से, आईटीवी नेटवर्क से मनोहर केसरी ने सीधा सवाल पूछा, अन्य कई पत्रकारों ने, दैनिक भास्कर से मुकेश कौशिक साहब ने पूछा, आपने ठाकुरता साहब का जिक्र किया, ईटीवी के जमाने में बहुत ज्यादा उनसे मुलाकात होती थी। ऐसे कई साथी पत्रकारों ने, बहुतों का नाम मैं ले नहीं पा रहा हूं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, ऐसे कई पत्रकार साथियों ने जो सवाल पूछे, अगर उनका जवाब मिल जाता तो शायद लगता कि हाँ, आज ज्ञानेश कुमार साहब ने इस देश की जनता को धन्य कर दिया। लेकिन उन्होंने किया क्या? जरा मैं तकनीक बता देता हूं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है तो यहाँ 2 मुद्दे उठते हैं। एक तो रिपोर्टर ने काउंटर क्वेश्चन क्यों नहीं किया,
काउंटर क्वेश्चन इसलिए नहीं हो पाता शिव जी कि माइक आपके पास आता है, आपने सवाल पूछ लिया, अब सामने वाला आपके सवाल का सीधा सीधा जवाब दे या ना दे, आप काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि माइक दोबारा आपके पास आएगा नहीं। वहां माइक लेके जाते हैं, जिनका नंबर स्टेज से पुकारा जाता है उन्हीं के पास जाते हैं। लेकिन फिर भी रिपोर्टरों ने आज कमाल का काम किया, कमाल के सवाल पूछे और उसके जवाब में, पहले वाले तो राजीव कुमार साहब थे, शेरो शायरी करते थे, ये तो उनसे बड़े वाले निकल गए। राजीव कुमार साहब ने क्या कहा, सीसीटीवी फुटेज से बड़ा मुंह है। जब उनसे कहा गया कि सीसीटीवी डेटा क्यों नहीं देते तो कह रहे 3600 साल लग जाएंगे देखने में। इन जनाब से पूछा गया कि आप सीसीटीवी के डेटा क्यों नहीं देते हो, तो वो कह रहे हैं कि सीसीटीवी के डेटा दे देंगे तो जो हमारी माताएं हैं, बहू हैं, बहनें हैं, उनकी निजता का उल्लंघन हो जाएगा। महाराज, आपने बूथ के अंदर सीसीटीवी लगा किस लिए रखे? इसलिए लगा रखे ना कि वोट शांति से हो जाए, और उसी शांति और निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी तरीके से अगर वोट हो रहा है, इस बात को तस्दीक करने के लिए आपसे सीसीटीवी फुटेज मांगा जा रहा है, तो आप महिलाओं की निजता के पीछे छिप रहे हैं, आप महिलाओं को ढाल बताते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, राहुल गांधी के आरोपों पर सीधे कह रहे हैं कि या तो हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, कोई तीसरा विकल्प नहीं है। अगर 7 दिनों के अंदर हलफनामा नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये सभी आरोप बेबुनियाद है और जो नियमों का हवाला दे रहे हैं। इस पे आता हूं, फिर आपके पास मैं टॉस करूंगा कि अगर आपको शिकायत है तो फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 भर सकते हैं, अगर आप उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक हैं तो। और आपके पास कानून में एक ही विकल्प है, अगर वहां के निर्वाचक नहीं है, आप मतदाता नहीं है, तो निर्वाचन नियमों का पंजीकरण नियम संख्या 20 उपखंड 3 उपखंड बी जो कहता है कि आप अगर उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नहीं है तो आप एक गवाह के रूप में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को आपको शपथ देनी होगी, और यह शपथ उस व्यक्ति के सामने एडमिनिस्टर करानी होगी जिसके खिलाफ आपने शिकायत की। यह कानून सभी पर समान रूप से लागू है। अब शिव जी, मैं आपसे कहूंगा कि हमारे दर्शकों को जरा बता दीजिए कि अनुराग ठाकुर मैनपुरी के, रायबरेली के, वायनाड के मतदाता तो नहीं बन गए या हिमाचल प्रदेश से ही नहीं मतदाता है? नहीं नहीं नहीं, मैं इसी मुद्दे पर आ रहा था और आपने मेरी बात मुझे वापस कर दी। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले अनुराग ठाकुर को हिमाचल प्रदेश की एक भी लोकसभा की जानकारी नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। उन्हें बगल के राज्य उत्तराखंड की भी जानकारी नहीं है क्योंकि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। हिमाचल की सीमा पर लगने वाले पंजाब की जानकारी इसलिए नहीं कि वहां भाजपा का कोई खाता नहीं खुला। बगल के राज्य, हिमाचल के बगल में चंडीगढ़ आता है, वहां की सीट बुरी तरीके से कसम कस स्थिति में कांग्रेस जीत गई, वहां का भी उन्हें डाटा नहीं है। वो आ जाते हैं हिमाचल से चल के चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद दिल्ली, तब उत्तर प्रदेश शुरू होता है। और उत्तर प्रदेश के इस कोने पे नहीं पहुंचते हैं, पूर्वांचल में रायबरेली, उससे पहले मैनपुरी, कन्नौज, वायनाड, अन्य सीटों पर उनके पास डेटा है। और मैं इस बात से हैरान हूं कि चुनाव आयोग ने यह नहीं बताया कि उनके पास डेटा चुनाव आयोग ने मुहैया कराया या उन्होंने खुद निकाला। लोगों ने पूछा कि एक ही मामले पर दोहरी पद्धति क्यों? चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा क्योंकि उन्हें दिक्कत राहुल गांधी से है। सत्ता परिवर्तन का खेल राहुल गांधी खेलेंगे, अनुराग ठाकुर से क्या? अनुराग ठाकुर तो उनके घर के व्यक्ति है, उनके चौके के व्यक्ति है। चौके में शामिल व्यक्ति को सवाल नहीं किया जाता। सवाल तो किया जाता है कि संतोष पाठक जी दूसरे हैं, मिश्रा जी दूसरे हैं ब्राह्मण लेकिन अलग अलग हैं। इसका मतलब है कि मिश्रा जी बताएं, पाठक जी बताएंगे। राहुल गांधी उनके सजाती है जरूर, राजनीतिक लोग जरूर है, लेकिन उनकी कुर्सी के दावेदार है। एक खेल कुर्सी का है। यहां किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। ये आज चुनाव आयोग को बैनर चला देना था। यहां हम सबसे अच्छी मिठाई बांटते हैं जिसमें इतनी चाशनी है कि चाटते चाटते थक जाओगे लेकिन अपने सवाल का जवाब नहीं पाओगे। आज ये पोस्टर लगा देना था। और 4-5 लोगों के तो क्वेश्चन अब सोशल मीडिया में वायरल हो गए। चुनाव आयोग को एक और नहीं डाउनफॉल की कहते नहीं है कि जब किसी का बुरा वक्त आता है तो कह सुन के नहीं आता है, उस पर कब कौन सी चीज हावी हो जाए, कब क्या हो जाए, कहा नहीं जाता है। आज चुनाव आयोग, पाठक जी, पूरी तरीके से सवालों के जवाब देने में नाकाम दिखा, सीधी भाषा में। और चुनाव आयोग के पास किसी भी सवाल का तर्कपूर्ण जवाब नहीं था।
सबका एक ही जवाब था कि हम अपने मतदाता को फर्जी करार कैसे दे देंगे। अरे जो जिंदा घूम रहे हैं इसके लिए किस अधिकारी को डांटोगे, किसके खिलाफ केस लिखाओगे कि ये जिंदा मतदाता कैसे घूम रहा है? मरे की सुनोगे नहीं, जिए की मानोगे नहीं, फिर मानोगे किसके? हुजूर हमें तो ये बता दो। लोगों ने कहा कि 20 लाख मतदाता जनवरी से लेकर अब तक कैसे मर गए। जब जनवरी में एसआईआर हुआ, भाई ये तो अभी तत्काल हुआ, एक वोटर लिस्ट बनी होगी बिहार में। विधानसभा चुनाव से पहले 1 वर्ष पहले तैयारी होती है। आप तो पुराने इन सब मामलों में लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी में बनाया गया था। नहीं, लोकसभा पहले चुनाव से बनी होगी, लेकिन एक विधानसभा की तैयार होती है जो जनवरी में शुरू हो गई थी बिहार में। तो उसमें भी मरे हुए सामने नहीं आए, तो वो कह रहे हैं कि 20 वर्ष से मरे हुए साथी नहीं हुए। अच्छा, एक बात और है शिव जी, एक बात और है, उन्होंने बड़ा अजीब सा तर्क किया। मेरी एक बड़ी मत, फिर तो यहाँ ऐसे ही 20-20, 30-30 लाख लोग मरे निकलेंगे तो करोड़ों वोट कट जाएंगे पूरे देश में। इसका मतलब फिर जनसंख्या भी कम निकलेगी। इसका मतलब जो 80 करोड़ का राशन दिया जा रहा है वो भी फर्जी आंकड़े निकलेंगे। 13 करोड़ को किसानों को जो सम्मान निधि दी गई वो 3 करोड़ 6 करोड़ पे आ गई, वो फर्जी निकल गए, उससे वसूली शुरू हो गई। ऐसा काम इतनी जल्दबाजी में करते क्यों हो पाठक जी? नहीं, एक और बड़ा अजीब सा तर्क है। जब उनसे पूछा गया कि डुप्लीकेसी क्यों है, एक से अधिक एपिक नंबर क्यों है, एक से अधिक वोटर आई कार्ड क्यों है, और फिर आधार से आप क्यों नहीं जोड़ते हो। एक पत्रकार ने यह भी सवाल पूछा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आधार को मानना होगा, तो अन्य राज्यों में जो आप करवाएंगे एसआईआर अभियान, क्या उसमें भी आधार को आप शामिल करेंगे 12वें मान्य दस्तावेज के रूप में? सीधा जवाब नहीं दिया उसका। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था कि एक पत्रकार ने यह भी पूछ लिया, हमें ये तो बता दो बंगाल में कब शुरू करोगे। उन्होंने कहा समय आने पर करेंगे, उसका सीधा जवाब नहीं दिया। तो अब उन्होंने कहा कि गांव से जो शहर आ जाते हैं ना, तो उनके डुप्लीकेट वोटर बनते हैं। जरा मैं दर्शकों के लिए बता देता हूं, गांव से जब शहर आते हैं ना तो डुप्लीकेट वोटर बनते हैं। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि आधार से लिंक कर दो, ताकि एक आदमी के पास एक ही वोटर आई कार्ड हो। और जब गांव से शहर आके कोई वोटर आई कार्ड बनाता है, उसमें यह भी लिखा होता है कि भाई आपके पास कहीं और का वोटर आई कार्ड तो है नहीं। कई मतदाता बकायदा चुनाव आयोग को कहते हैं कि वहां से मेरा वोटर लिस्ट से नाम काट दो, मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूं, तो आप वहां से काटते नहीं है, यहाँ जोड़ देते हैं। और फिर कह रहे हैं कि गांव से लोग शहर आ जाते हैं। अब ये कोई ज्ञानेश कुमार साहब के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद तो आए नहीं होंगे। मैं बिहार से, मेरे फादर बिहार से आए थे। जरा मैं बता देता हूं आपको, प्रेम शंकर झा जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। 50 के दशक में वो बिहार से दिल्ली आए, उनके भाई आईएफएस अधिकारी बने, कई देशों में राजदूत रहे। 50 के दशक में वो बिहार से दिल्ली आए। तो गांव से पलायन या गांव से दूसरे शहरों में आना, महानगरों में आना, ये कोई ज्ञानेश कुमार साहब के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद तो हुआ नहीं है। तो अब वो किस तरह का तर्क दे रहे हैं कि भाई गांव से शहर आ जाते हैं इसलिए डुप्लीकेट वोट हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि आधार कार्ड से जोड़ दो। आप क्यों नहीं आधार कार्ड से जोड़ना चाहते? फिर उनसे पूछा गया कि भाई इसी समय क्यों, सीधा सवाल, इसी समय क्यों, और जो आपत्तियां उठ रही है उन आपत्तियों का समाधान क्यों नहीं करते? तो 4-5 सवाल इसलिए लेते हैं कि बीच में 1-2 सवाल बोल कर दे तो कोई ध्यान ना दे। 1-to-1 सवाल लेते तो सीधा सीधा आ जाता, सवाल वायरल होता, जवाब वायरल होता। यहाँ 4-5 सवाल को इसलिए क्लब करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब असली सवालों से भागना होता है तो उस तरह की तकनीक अपनाई जाती है। लेकिन 2 सीधे सवाल, राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रहे हो, अनुराग ठाकुर से मांगने की हिम्मत नहीं है, ये तो जनता को पता लग गया। दूसरी चीज क्या पता लगी कि अखिलेश यादव ने 18,000 लोगों के जो नाम काटे गए थे उनके शपथ पत्र चुनाव आयोग को दिए। आज वो सवाल पूछा गया कि आपने क्या कार्रवाई की, उस सवाल को गोलमोल कर दिया। तो अब जनता को यह पता लग गया कि 18,000 नाम जो काटे गए थे वो शपथ पत्र समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिए थे, उन तमाम लोगों के शपथ पत्र, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे भी बड़ी चीज पता लगी, ये हमारे शायद उत्तर भारत के दर्शकों को नहीं पता होगा, नवीन पटनायक जैसे नेता का उड़ीसा में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के समय सुपड़ा साफ। उड़ीसा में अगर लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ ना हुआ होता, जो मेरा अपना अनुमान था कि 8-9 के आसपास बीजेपी आएगी, उतना ही अगर आया होता तो 230 पर आकर अटक जाते। बीजू जनता दल ने शिकायत तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब बीजू जनता दल ने कुछ दिन पहले ऐलान कर दिया है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे। अब नवीन पटनायक वो मुख्यमंत्री है जिनकी तारीफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कर चुके हैं।
बीजू जनता दल को आखिरी समय तक धोखे में रखा गया कि गठबंधन करेंगे, गठबंधन करेंगे, गठबंधन करेंगे। चुनाव हुआ और नवीन पटनायक, जो बीजू पटनायक साहब के बेटे लगातार उड़ीसा में जीतते रहे, उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। क्या कोई यकीन कर सकता है? उड़ीसा का कोई व्यक्ति यकीन नहीं कर सकता। तो जिन लोगों ने शपथ पत्र दिए, जिन लोगों ने सबूत दिए, जिन लोगों ने तथ्य दिए, उन पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सिर्फ राहुल गांधी को धमकाने के लिए बुलाई थी कि 7 दिन के अंदर माफी मांगो, शपथ पत्र दो। अच्छा, एक चीज और वो कह रहे थे कि मतदाता, देखिए वो कैसे टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं, मैं इसको टोपी ट्रांसफर करना कहता हूं। वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी मतदाता क्या वोट की चोरी कर सकता है? साहब, मतदाता पे आरोप नहीं लगा है, आप पे आरोप लगा है, चुनाव आयोग पर आरोप लगा है, चुनाव आयोग के अधिकारियों पर आरोप लगा है। दूसरा कह रहे हैं कि मिथ्या आरोपों से ना तो चुनाव आयोग डरता है, ना ही कोई मतदाता। मतदाता को डराने की बात नहीं हो रही है, चुनाव आयोग को डराने की बात हो रही है। और आप सीसीटीवी फुटेज को महिलाओं की प्राइवेसी से जोड़ रहे हैं। तो ये कहना कि चुनाव आयोग डरता नहीं है, ये अपने आप में बताता है कि चुनाव आयोग कितना डर रहा है, ज्ञानेश कुमार कितने डर रहे हैं। उनके पहले वाले राजीव कुमार साहब तो विदेश चले गए, अब ज्ञानेश कुमार साहब की बारी है रिटायरमेंट के बाद। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, वक्त बदलेगा तो इन सबको जवाब देना होगा, एक एक वोट का हिसाब देना होगा, लोकतंत्र के साथ जो इतना बड़ा भद्दा मजाक कर रहे हैं उसका हिसाब देना होगा। और मैं यकीनन आज तारीफ करता ज्ञानेश कुमार की शिक्षा, अगर वो इन तमाम सवालों के सीधे सीधे जवाब देते। आरोप लगने पर, एक पत्रकार ने पूछा कि आरोप लगने पर आप उस व्यक्ति की पोल खोलने में लग जाएंगे या पहले जो आरोप, जो गड़बड़ी के आरोप लगे उसकी जांच करवाएंगे? चुनाव आयोग का काम क्या है? और एक अजीब सी बात है, मैंने और जो नोट की है, जब उससे पूछा गया कितने बांग्लादेशी, कितने नेपाली और कितने म्यांमार के लोग पाए गए, भारतीय जनता पार्टी तो दावा कर चुकी कि इतने लाख विदेशी घुसपैठिए हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, अब तो फाइनल जब आएगा उसके बाद पता लगेगा, उसके बाद हम इसको जारी करेंगे। तो ये भाजपा का झूठ बेनकाब हो गया। एक उन्होंने बार बार कहा लोक प्रतिनिधित्व कानून, पता नहीं कौन सा पेज उनको पढ़ने को दिया गया होगा लोक प्रतिनिधित्व कानून का, क्योंकि उसी लोक प्रतिनिधित्व कानून में यह भी लिखा हुआ है कि किसी भी राजनीतिक दल का एक बार निर्वाचित होने के बाद कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष या पदाधिकारी 5 साल से ज्यादा नहीं रह सकता। जनवरी 2020 में जो जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, पार्टी के संविधान के अनुसार 3 साल का उनका कार्यकाल जनवरी 2023 में समाप्त हो गया। पार्टी द्वारा जो उनका कार्यकाल बढ़ाया गया लोकसभा चुनावों तक, वो 30 जून 2024 को समाप्त हो गया। और चुनाव आयोग का गाइडलाइन जो कहता है पार्टियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर, वो 5 साल की अधिकतम मैक्सिमम अवधि जो है वो जनवरी 2025 में समाप्त हो गई। जनवरी 2025 के बाद कानूनी रूप से आज अगस्त 2025 आ गया, भारतीय जनता पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कानूनी रूप से चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है। अगर ये कानून उन्होंने पूरा पढ़ा होता तो भारतीय जनता पार्टी की मान्यता नहीं, मान्यता छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल कर दिया होता। तो ये दोहरा रवैया, ये दोहरा स्टैंड, और फिर आप मतदाताओं की आड़ में छुपना चाहते हैं, ये बताता है कि आप आए थे अपना चेहरा साफ करने के लिए, लेकिन आपके चेहरे पर और ज्यादा, मैं कहूंगा सभ्य भाषा में, कि काला रंग पुता हुआ दिखाई देने लगा है। और देश की जनता सब कुछ समझ गई है सच्ची। हम तो इस बात को सुन सुनकर हैरान थे कि कान इस बात का प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब कहेंगे वो कि मैं अनुराग ठाकुर पर भी कार्रवाई करूंगा और राहुल गांधी दोनों की सदस्यता लूंगा। मेरे कान तो इस बात का इंतजार करते रह गए। मुझे इंतजार था उनके कि गुहा साहब का वो जवाब देंगे। मुझे संजय शर्मा के जवाब की बेहद प्रतीक्षा थी। मुझे अपने उस पत्रकार साथी के जवाब की प्रतीक्षा थी जिसने पूछा था कि 18,000 एफिडेविट का क्या हुआ, क्या वो भी रद्दी की टोकरी की तरह हिला दिए गए? बार बार वो कह रहे थे कि मतदाता सूची, जाने कौन कौन से नियम कानून, तर्पण दर्पण, जाने क्या क्या बात कर रहे थे। लेकिन मैं उनकी दाद दूंगा कि बड़ी मुस्कुराहट से हर जवाब का कहीं से कम उन्होंने घर जाएंगे जब तो 2-4-5 गिलास पानी पी जाएंगे, क्योंकि बड़ा पेशेंस दिखाना पड़ा 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे। और लोग उनकी बातें सुनकर उन पर कमेंट भी लिखते रहे। उनके खुद के प्रेस कॉन्फ्रेंस के चैनल पर सब जगह घटिया कमेंट लिखे गए कि आप किसी ने पढ़े नहीं। अब देखते हैं, अभी तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कई पन्ने खुलेंगे, जितने अभी हम खोल सकते हैं जल्दी जल्दी में,
उतने खोलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो जुम्मा थोड़ी देर गुजरी है। दर्शकों तक ये खबर पहुंचना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि दर्शक देखेंगे तभी तो समझेंगे कि क्या हुआ क्या। तो संतोष सर का धन्यवाद देंगे कि हम दर्शकों तक खबर जल्दी पहुंचाएं कि हुआ कुछ नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली कहावत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज निकली कि बड़े अरमान से आए थे लेकिन सब नेस्तनाबूद हो गए। जाते जाते शिव जी बस 2-3 चीजें बता दूं कि जिस राहुल गांधी से डर के इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, सासाराम में बड़ा गजब दृश्य देखने को मिला है। मैं दर्शकों से कहूंगा जरा ध्यान से देख ले। गाड़ी चलाते हुए तेजस्वी यादव नजर आए, राहुल गांधी, मुकेश सहनी जो वीआईपी के नेता है, सीपीआई एमएल, सीपीआई और सीपीएम इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों के नेता उस पर खड़े हुए नजर आए। बाद में राहुल गांधी ड्राइवर की बगल वाली सीट में बैठ गए तो तेजस्वी यादव ड्राइव करे और राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता सवारी के रूप में बैठे। ये अपने आप में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। और एक और दिलचस्प बात, लालू यादव अस्वस्थ होने के बावजूद उस रैली में शामिल हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे वृद्ध नेता होने के बावजूद उस रैली में शामिल हुए और लालू यादव ने जो लंबा चौड़ा भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की चुनाव आयोग की तो आलोचना की, लेकिन अपने पुराने दोस्त, पुराने मित्र जो विरोधी बने, फिर मित्र बने, फिर विरोधी बने, फिर मित्र बने, फिर विरोधी बने, नीतीश कुमार साहब की कोई आलोचना नहीं की। तो अब ये दर्शक सोचे कि क्या नीतीश कुमार साहब का मन फिर डोल रहा है, और नीतीश कुमार साहब का मन डोल गया तो फिर क्या होगा, ये हमारे तमाम दर्शकों को मालूम ही होगा। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।